इलेक्शन से पहले एक ऐसा फैसला आया जिसका शायद ही किसी ने तस्वीर किया था। मतलब तस्वीर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस हद तक चीजें जा सकती हैं, ये शायद किसी ने तस्वीर नहीं किया था। वरना तो इस बारे में फैसल वाडा साहब 1 साल से कह रहे थे। क्या कह रहे थे फैसल वाडा साहब? फैसल वाडा साहब ये कह रहे थे कि बल्ले का निशान इंतखाबात में नहीं होगा। जब आपको, मुझे या किसी को यह पता नहीं था, तब फैसल वाडा साहब की प्रेडिक्शन थी कि बल्ले का निशान नहीं होगा। और उसकी वजह क्या थी? पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाएगा। और फिर ये हमने देखा 22 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया और उनसे बल्ले का निशान छीन लिया। पीटीआई ने उसको चैलेंज किया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला ओवरटर्न किया, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन चला गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बहाल रखा और पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला ओवरटर्न किया था उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया। और फाइज ईसा साहब ने उस दिन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज ईसा साहब, जिनके खिलाफ पीटीआई की हुकूमत रेफरेंस लेकर आई थी, जो बाद में इमरान खान कहते थे मेरी ख्वाहिश नहीं थी, ये एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी। बहरहाल क्या तो काम आप नहीं था, जो अच्छा हो बुरा हो आपको अपने सर लेना चाहिए फिर वो। तो फाइज ईसा साहब ने जो मुल्क का आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसको पीछे रखते हुए जो पीटीआई की पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टी का आईन है, उसको ऊपर रखा और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया। और क्या कमाल हेयरिंग थी, क्योंकि हेयरिंग लाइव दिखाई गई थी। यानी कि कभी भी 2024 के या उससे पुराने इंतखाबात पे अगर कोई चीफ जस्टिस, कोई अदालत इतना करीब से स्क्रूटनी कर लेती तो शायद हमारे यहां धांधली बंद हो जाती। लेकिन उस इंट्रा पार्टी के इलेक्शन के लिए फाइज ईसा साहब किस हद तक गए? मतलब वो कह रहे हैं कि आप बताएं आपके पास बैलेट पेपर्स कौन से हैं, कौन से उम्मीदवार आपके खड़े हुए, इलेक्शन का प्रोसेस क्या था, इलेक्शन का वेन्यू क्या था, वेन्यू बताए। और फिर कहा वो ये तो कोई छोटी सी जगह पे हो रहा था, इसकी तो इतला भी नहीं थी किसी को। यानी ये बात सही है कि हमारे यहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं होते, वो जो स्पिरिट है इलेक्शन की वो उसमें नजर ही नहीं आती, 0/0 है। लेकिन तमाम पार्टीज के इलेक्शन ऐसे ही होते हैं। बल्कि नॉमिनेशन होती है, इलेक्शन क्या होते हैं कि फला को ये ओहदा मिल गया, फला को ये ओहदा मिल गया, या इलेक्शन अगर करवाते हैं तो क्या होता है कि बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो ये इलेक्शन होते रहे और ये फाइज ईसा साहब को पता है ऐसे इलेक्शन होते हैं। लेकिन क्योंकि उस वक्त पीटीआई को आउट करना था, बल्ले का निशान लेना था, लिहाजा जो आईन पाकिस्तान है उसको पीछे रख के पीटीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तरजीह दी गई और कहा कि आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन दुरुस्त नहीं कराए। जबकि उस वक्त जितने भी वकला, हामिद खान और दूसरे वकला थे, वो ये कह रहे थे कि 1.5 करोड़ वोट तो पिछले 2018 में पीटीआई को पड़ा, यानी कि करोड़ों वोटर हैं, आप उनका हक उनसे नहीं छीन सकते, ये पीटीआई इलेक्शन से बाहर हो जाएगी। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने वो फैसला दिया और फैसला भी बड़ी ताखीर से हुआ। मतलब एक्सपेक्टेड था 7-8 बजे आ जाएगा तो शायद इस पर कोई रिव्यू हो जाए, चैलेंज हो जाए ये, लेकिन वो फैसला कोई 11, साढ़े 11 बजे आया और 12 बजे कट ऑफ टाइम था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सिंबल देने थे और जब ये फैसला अभी आया नहीं था, उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिंबल डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, वो लीक हो चुके थे कि किसी को कैटल दिया जाएगा, किसी को बैंगन दिया जाएगा, किसी को जूता दिया जाएगा, किसी को प्याज दिया जाएगा, ये चीज़ें पहले ही आ गई थी। और फिर फाइज ईसा साहब ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और बल्ला ले लिया, यानी कि पीटीआई को इलेक्शन से उन्होंने आउट कर दिया। और हैरत की बात यह है कि जब यह रिजर्व सीट वाला मामला आया तो उस वक्त फाइज ईसा साहब, जब ये बहस छिड़ी कि पीटीआई इलेक्शन में थी या नहीं थी, उनको रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, तो काजी फाइज ईसा साहब ने उस फैसले में बड़ी मासूमियत से कहा कि बल्ले का निशान ही लिया था ना, ये तो मैंने कहीं नहीं कहा इलेक्शन में पीटीआई नहीं हो सकती और पीटीआई इलेक्शन से बाहर हो चुकी है, ये तो फैसले में कहीं नहीं लिखा हुआ। नाउ दिस वाज सो सरप्राइजिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसको काजी फाइज ईसा साहब, हमने उनके हक में इतने शो किए जब पीटीआई उनको नाजायज तरीके से हटा रही थी। वो फाइज ईसा साहब कहते हैं कि मैंने बल्ले का निशान लिया था, मैंने पीटीआई को इलेक्शन से आउट नहीं किया था। लेकिन जब एक सिंबल ही नहीं होगा तो फिर पार्टी कैसे होगी? और पीटीआई अगर इलेक्शन लड़ती तो किस सिंबल पर लड़ती? क्योंकि आपने तो कहा सिंबल तो मिल नहीं सकता, यानी पीटीआई अगर नेम सेक भी होती तब भी अलग अलग सिंबल पे लड़ी होती। सिंबल एंड नेम इज द सेम थिंग। जब आप ठप्पा लगाने जाते हैं वहां पार्टी का नाम नहीं होता बैलेट पेपर पे, ये सबको पता होता है, वहां पे निशान होता है आपका, ये नहीं लिखा हुआ होता कि आई एम वोटिंग फॉर XYZ और उसका ताल्लुक किस पार्टी से, वहां सिंबल होता है, सिंबल पे वोट करते हैं। तो काजी फाइजा साहब ने बड़ा कन्वीनियंटली ये कह दिया कि आप देख लें, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि पीटीआई इलेक्शन से आउट है। मुझे याद है गौर खान जो पीटीआई के उस वक्त चेयरमैन थे, अभी भी हैं, वो आके कह रहे हैं भाई मेरे घर पे हमला हो रहा है और लोग आ गए हैं डाले में और ज्यादती हो रही है। काजी साहब ने कहा दूर करो उसको, कोई लेना देना नहीं है इस बात से हमारे केस का। बताना वो ये चाह रहे थे कि हमारे पास हमारे हालात इतने ख़राब हैं
कि हम बड़े खुफिया जगह पे इलेक्शंस कर रहे थे जिसको ज़्यादा पब्लिक नहीं कर सकते थे ताकि इलेक्शंस हमारे मुनक्किद हो जाए। बहरहाल वो अपनी उनकी स्क्रूटिनी थी और उसके तहत उन्होंने इलेक्शंस को कलअदम, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया। मैं उम्रा करके आ रहा था 2025 में, एक नून लीग के कौमी असेंबली के मेंबर मुझे मिले एयरपोर्ट पे, तो मैंने उनसे ऐसी गपशप लगाई। मैंने कहा यार कितनी सीटें आप लोग जेन्युइनली जीते हैं? अभी मैं उनकी बात बता रहा हूँ आपको, सेंट्रल पंजाब से उनका ताल्लुक है। वो कहते हैं ये जो नंबर चल रहा है ना मीडिया पे 17-18 दुरुस्त है, ये 17-18 खुद अपने मुंह से उन्होंने मुझे कहा है। नून लीग के मल्टीपल टाइम एमएलए रह चुके हैं, वो कहते हैं 17-18 का जो नंबर है हमारा वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उनसे डिफर किया, मैंने कहा देखिए जियो के पास भी नताइज आ रहे होते और हमारे पास जो नताइज आ रहे थे उनके मुताबिक 36-38 सीटों पे नून लीग लीड कर रही थी, जब पीटीआई तो खैर क्रॉस कर चुकी थी अच्छा खासा नंबर, लेकिन 38 नंबर्स हतमी नहीं था नतीजा, लेकिन 36-38 सीट्स पे आप आगे थे उस वक्त। उन्होंने डिफर किया मेरी बात से, मैंने उनकी बात से डिफर किया। उन्होंने कहा इतनी हम नहीं जीते थे। ठीक है, तो हो सकता है वो उस वक्त नताइज कम आए थे, नताइज जब ज्यादा आते तो शायद हो सकता है उनके नंबर कम हो जाते। बहरहाल ये उनका नुक्ता नजर था। इलेक्शंस हो गए, एक हुकूमत बनी और पीटीआई ने उन इलेक्शंस को चैलेंज करने का सोचा, लेकिन उस वक्त तक ये निज़ाम जो है ना वो तय कर चुका था कि अब यही हुकूमत रहेगी और इसीलिए हमने बहुत सारी कवानीन में तब्दीली देखी। मिसाल के तौर पे ट्रिब्यूनल जब बनने की बात आई, लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल बनने हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो है उसको नोटिफाई नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस थे जो ट्रिब्यूनल बन चुके थे वो जो फैसला कर रहे थे या केसेस चला रहे थे, उनकी राह में रुकावट हुई। कानून तब्दील किया गया कि रिटायर्ड जजेस भी जो है वो अब ट्रिब्यूनल को हेड कर सकते हैं और ये सारा मामला हमें नजर आ रहा था कि अब ये ट्रिब्यूनल से तो कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन उस वक्त फिर भी क्योंकि मईशत कमजोर थी, मैंडेट ना होने के बराबर था, ऐसा लग रहा था हुकूमत नहीं टिक पाएगी। और उस वक्त पीटीआई की 2-3 स्ट्रैटेजीज थी, क्योंकि इमरान खान से कम्युनिकेशन थी और पीटीआई के जो बाहर लोग थे वो भी पूरी उम्मीद थे, तो 2-3 स्ट्रैटेजीज उनकी नजर आती थी। एक ये कि अवाम की ताकत से धरना दे के एहतजाज करके हुकूमत गिराई जा सकती है, लेकिन हमने देखा 26 नवंबर 2024 को जो धरना हुआ उसके बाद अब पीटीआई की वो कैपेसिटी भी नहीं रही है। एक और उम्मीद ये थी पीटीआई को कि अदालतें शायद हमारे हक में खड़ी हो जाए, क्योंकि रिजर्व सीट्स के केस में उनको नजर आ रहा था कि कुछ जो टॉप जजेस हैं वो ये समझते हैं कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। लेकिन फिर 26वीं तरमीम आई और मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके। फिर 27वीं तरमीम आई और जो भी एक इंडिपेंडेंस होती है या ट्राइकोटमी ऑफ पावर है या सेपरेशन ऑफ पावर है, हमने देखा कि अदालतों की वो जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो इंडिपेंडेंस है, वो खत्म कर दी गई 2 तरमीम के जरिए। तो जो अदलिया वाली एक उम्मीद थी पीटीआई की वो भी दम तोड़ गई। पीटीआई की एक और उम्मीद थी कि नवंबर में अमेरिका में इंतखाबात होंगे और डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप तो इमरान खान के दोस्त हैं, वो एक मैसेज करेंगे और इमरान खान बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो उम्मीद भी दम तोड़ गई, क्योंकि जब से ट्रंप आए हैं उनके रियासत पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। रिचर्ड गर्नेल जैसे लोग शायद ट्वीट्स कर रहे हो इमरान खान के हक में, बट नथिंग डूइंग। जो बेहतरीन मौका था इमरान खान के पास एक बाहर आने का, वो शायद अगस्त 2024 में था, क्योंकि ये स्टोरी मैंने अपने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में की थी और मैंने उस वक्त ये बताया था कि जो ऑफर ऑन कार्ड है वो ये है कि आसानी आहिस्ता आहिस्ता पैदा होगी, बनी गाला शिफ्ट कर देंगे, फिर आहिस्ता शायद रिहाई भी मुमकिन हो जाए, लेकिन आपने सियासत नहीं करनी है, बाहर नहीं जाना तो एटलीस्ट सियासत नहीं करनी है, और अगर आप इस पर अग्री कर जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मामला बेहतर हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त इमरान खान ने ये ऑफर नहीं एक्सेप्ट की। 2024 की मैं आपको बात बता रहा हूँ किसकी, वो शायद एक मौका था और उसके बाद से आप ये कह सकते हैं कि कोई शायद ऐसा मौका नहीं आया हो जिसपे इमरान खान की रिहाई जो है वो आपको मुमकिन नजर आ रही है। और आज भी यही हालात है। 5 अगस्त को हमने देखा, रैलीज निकली, सब कुछ हुआ, लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, लेकिन इस वक्त पीटीआई के पास कोई सियासी स्ट्रैटेजी नहीं है। कानूनी स्ट्रैटेजी तो होने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि अदालत में वो काम नहीं करेगी स्ट्रैटेजी, लेकिन सियासी स्ट्रैटेजी नहीं है। और इसमें ऑब्वियसली कसूर सब उनका नहीं है जो स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हैं। डिफेक्शंस इतनी क्रिएट कर दी गई हैं, खौफ का माहौल इतना है कि सियासत खुल के हो नहीं पा रही है। लेकिन जो पीटीआई अपने तौर पे कर सकती थी, एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाकर बहुत सारे मामलात पे एक अच्छी सियासत करके, उसमें वो नाकाम हो गए। और शायद वजह यही है कि तजर्बेकार लोग उनके पास नहीं है। तो अंदर डिफेक्शंस है, हम किसी से बात करते हैं वो कहते हैं कि नहीं फलां की बात ना करो, वो तो एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ है, फलां से पूछते वो कहते हैं नहीं तीसरा वाला एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ है। तो अंदर यूनिटी का बहुत फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट है एंड देयर इज नो स्ट्रैटेजी। आज तो हालात यही है। अब हालात कैसे बदलेंगे? तारीख हमें ये बताती है, पाकिस्तान की सियासी तारीख, कि हालात 2 तरीके से बदलते हैं, या लोग बदल जाते हैं या सोच बदल जाती है। फिलहाल लोग बदलने का तो यहां कोई इम्कान नहीं नजर आ रहा। चाहे आप जितना भी देख लें, पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन, चाहे मुहसिन नकवी के सिस्टम फेल हो रहा है, फिलहाल एज ऑफ टुडे जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूं, लोग नहीं बदल रहे। सिस्टम यही रहेगा, लोग यही रहेंगे। क्या सोच बदलेगी?
अभी तक तो हमें नजर आया कि सोच भी नहीं बदलेगी। जो इमरान खान और पीटीआई के हवाले से सोच है उसमें फिलहाल कोई नरमी नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो इमरान खान कितनी देर मजीद अंदर रहेंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एज आई सेड, जो मैंने शुरू में कहा कि इमरान खान जितना वक्त गुजार चुके हैं, ऐसा नहीं लगता वो कोई डील करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अपने प्रिंसिपल को या अपने बयानिए को। तो वो तो बाहर आने के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं उनको भी इस वक्त कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही इमरान खान से समझौता करने की। तो अब मजीद कितना देर वो जेल में रहेंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता।